नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम। मैं हूं सुमित झा। आज से ठीक 2 साल पहले जुलाई का ही महीना था जब बिहार में छपरा के मशरक में मिड डे मील खाने से 23 बच्चों की मौत ने इस योजना को लेकर कई सवाल खड़े किए। नीतीश कुमार सीएम थे। दावा किया गया कि मिड डे मील योजना को लेकर आगे लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन सरकार के दावे और हकीकत में फर्क होता है और वो फर्क बिहार में नजर आने लगा है। हम हाजिर हैं मिड डे मील से बच्चों को हो रही मुसीबतों की अलग अलग जगहों की तस्वीरों के साथ, जो सरकारी दावों की हकीकत बयां कर रही है। जरूर आप भी जुड़िए, क्योंकि सवाल नौनिहालों का है। सबसे पहले दिखाते हैं आपको 4 तस्वीरें। बिहार के 4 अलग अलग जगहों की भले ही तस्वीरें हैं, लेकिन कहानी एक ही है। मधुबनी, फारबिसगंज, मसौढ़ी और आरा की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मधुबनी में मिड डे मील खाने से 100 से ज्यादा बच्चे बीमार पड़ गए। वहीं फारबिसगंज में भी 83 बच्चे बीमार पड़ गए, जिनमें 15 बच्चों की हालत गंभीर है। वहीं मसौढ़ी में भी मिड डे मील में कीड़ा मिलने का मामला सामने आया है, जिसे खाने के बाद 20-25 बच्चों को उल्टियां भी हुई। वहीं चंद दिनों पहले ही आरा में भी मिड डे मील खाने से कई बच्चों की तबीयत खराब हुई थी। यानी अमूमन हर रोज मिड डे मील से नौनिहालों की जान खतरे में पड़ रही है, लेकिन बेशर्म सिस्टम, सड़ा हुआ सिस्टम सब कुछ देखकर सिवाय जांच का आश्वासन देने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा है। बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए शुरू की गई मिड डे मील योजना अब बच्चों के लिए मुसीबतों का सबब साबित हो रही है। तस्वीरें बिहार के अलग अलग जगहों की हैं, लेकिन कहानी एक ही है। मधुबनी के झंझारपुर इलाके में सरकारी स्कूल में भोजन खाने से 100 से अधिक बच्चे बीमार पड़ गए। खाने के बाद बच्चे अचानक उल्टी करने लगे, जिसके बाद आनन फानन में सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल सभी बच्चे सुरक्षित हैं और प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं फारबिसगंज के भरगामा प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय गम्हरिया में मिड डे मील खाने से करीब 83 बच्चे बीमार पड़ गए। इन सभी बच्चों का इलाज भरगामा स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है, जहां करीब 15 बच्चों की हालत ज्यादा खराब है। बच्चों के मुताबिक खाने में छिपकली गिर गई थी, जिसके बाद बच्चों को उल्टियां होने लगी और ग्रामीणों के द्वारा उन्हें अस्पताल लाया गया। बच्चे लोग एमडीएम के भोजन खाने से जो है बच्चे लोगों को उल्टी होने लगा। कुछ लोगों का माथा घूमने लगा, सांसलेस होने लगे। तो वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा हम लोगों को मोबाइल पे सूचना मिली और मेरे पंचायत के बगल में ही पंचायत पड़ता है सिरसिया कला। कितने बच्चे बीमार हैं? लगभग 100 के संख्या में बच्चे बीमार हैं, जिसमें 10 से 15 बच्चे का जो है हालत गंभीर था, लेकिन अभी वो जो ठीक ठाक हैं। मसौढ़ी के उत्क्रमित मध्य विद्यालय भगरा के छात्रों ने मिड डे मील में कीड़ा मिलने पर जोरदार हंगामा किया। खाने के बाद 20-25 बच्चों को उल्टियां भी हुई। छात्रों का कहना है कि कई बार स्कूल के खाने में कीड़ा मिलने की शिकायत की गई, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। चंद दिनों पहले ही आरा के नवादा बेन गांव के उत्क्रमित विद्यालय में मिड डे मील भोजन खाने से कई बच्चों की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद सभी बच्चों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 साल पहले साल 2013 में सारण में मिड डे मील खाने से छपरा के मशरक में 23 बच्चों की मौत हुई थी, जिसके बाद इस योजना को लेकर उठे सवालों पर सरकार ने कई वादे किए, लेकिन मौजूदा तस्वीर आज भी नौनिहालों की जान के साथ खिलवाड़ करने वाले हालात बयां कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सवाल है कि 2013 की घटना के बाद लंबे चौड़े वादे किए गए थे और कहा गया था कि आगे कोई लापरवाही बरती नहीं जाएगी, तो फिर ये तस्वीरें क्यों हमारे आपके सामने आ रही हैं? क्या सरकार के दावों पर हम एतबार करना छोड़ दें, या फिर सिस्टम इस कदर सड़ चुका है कि मिड डे मील में कीड़े छिपकली मिलेंगे ही मिलेंगे और बच्चे बीमार पड़ेंगे ही? शमाइल अहमद हमारे साथ हैं, प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष। स्वागत है सर आपका। अहमद साहब, मैं समझना चाहूंगा आपसे कि आखिर 2013 की घटना के बाद आपने क्या सुधार देखा है जो दावे किए गए थे सुधार की? हालांकि उन दावों के आधार पर हम अगर
समझने की कोशिश करें तो तस्वीरें शायद जो नज़र आ रही है उन दावों पर एक रत्ती भी काम नहीं किया गया। और देखिए जो ख़ास करके सरकारी स्कूलों में जो योजना है मिड डे मील की, मुझे नहीं लगता है कि मिड डे मील की वजह से बच्चे ज़्यादा स्कूल में आएंगे और पढ़ाई होगी, क्योंकि मैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का बिहार का 25,000 का अध्यक्ष हूँ और मैं जानता हूँ कि प्राइवेट स्कूलों में लोग भेजते हैं पढ़ने के लिए इसलिए कि वहाँ की पढ़ाई अच्छी होती है। अगर सरकारी स्कूलों में भी पढ़ाई की सिस्टम को अच्छा कर दिया जाए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी भोजन देने की ज़रूरत है ताकि बच्चे आएंगे। लगातार जो 2-3 सालों से मैं देख रहा हूं कि कभी न कभी ये हादसा बिहार के किसी न किसी शहरों में होता है, तो ये वहाँ के जो पदाधिकारी हैं उन पदाधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि क्या वो जो फूड जो दिया जाता है, खाना दिया जाता है बच्चों के बीच में जो भेजा जाता है, उसकी गुणवत्ता को देखना होगा। क्योंकि एक बड़े पैमाने पे ये काम हो रहा है तो उसके लिए एक सिस्टम भी होना चाहिए और उस सिस्टम के ऊपर एक अंकुश होना चाहिए कि अगर कहीं गड़बड़ी पाई गई तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये मासूम बच्चे हैं, खाने के लिए जाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं और उनके अभिभावक और बच्चे अस्पताल का चक्कर लगाते हैं और कहीं ना कहीं ये मैसेज जाता है कि इन खिचड़ी खाने के लिए या ये मिड डे मील खाने के बाद बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। तो जो बच्चे स्कूल आना चाहते हैं वो मिड डे का खाना ख़राब होने के कारण वो नहीं आ पाते हैं। तो दो नुकसान है, एक तरफ आपका खाना भी जा रहा है और दूसरी तरफ बच्चे भी नहीं आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इसके ऊपर फिर से भारत सरकार को और बिहार सरकार को सोचना चाहिए कि इन खाने की वजह से बच्चे स्कूल आएंगे। ये मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत कामयाब है और कारगर है। को सुचारू रूप से किया जा सकता है। 2013 की घटना के बाद तमाम लूप होल्स पर चर्चा हुई और उन लूप होल्स को दुरुस्त करने की बात कही गई। क्या एक इच्छा शक्ति ही नहीं है सरकार में, सिस्टम में? क्योंकि तमिलनाडु की व्यवस्था को लेकर अक्सर बात होती है कि तमिलनाडु में जो व्यवस्था है वो बहुत बेहतर है बाकी राज्यों के मुकाबले। वहाँ एक अलग से मैनेजर होते हैं रिस्पॉन्सिबल, ये शिक्षकों के भरोसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर मिड डे मील, क्या एक व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सकता है? शिक्षकों को हम हटा दें, एक अलग सिस्टम बाकायदा बनाए मॉनिटरिंग की? देखिए 2013 में जो इतनी बड़ी घटना घटी उसके बाद सरकार को कम से कम ये निर्णय ज़रूर लेना चाहिए था कि किसी एक एजेंसी को ये काम दे देना चाहिए था। उससे क्या होता कि एजेंसी जवाबदेह होती कि वो एक क्वालिटी खाना खिलाता। लेकिन चूंकि टीचर पढ़ाएंगे भी साथ साथ खाना भी खिलाएंगे तो ये संभव नहीं है। साथ साथ दोनों नुकसान हो रहे हैं। आप तनख्वाह दे रहे हैं टीचर को, वो पढ़ा नहीं रहे हैं, आप खाना दे रहे हैं, वो ठीक से खिलाया नहीं जा रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें चेंजेस की ज़रूरत है और बिहार सरकार को गंभीरता से इस पर निर्णय लेना चाहिए और एक एजेंसी ऐसी होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट में, वो एजेंसी खाना खिलाए और उसके ऊपर सरकारी पदाधिकारियों का अंकुश होना चाहिए ताकि वो अच्छे से गुणवत्तापूर्वक खाना खिला सकें। और मैं प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन अध्यक्ष के नाते मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि अगर आपसे अगर नहीं हो पा रहा है तो हम लोगों का भी सहयोग दीजिए। हमारे ज़िला में यूनिट है, ब्लॉक में हमारी यूनिट है, पंचायत में हमारी यूनिट है। लेकिन शर्म की बात है कि सरकार से नहीं हो पा रहा है, ये शर्म की बात है। सिस्टम की आपके पास है, उनके पास पूरा प्रशासनिक अमला है और हर घटना के बाद सिर्फ जांच की बात कही जाती है। आपको क्या लगता है उस जांच का होता क्या है? नहीं देखिए, जांच तो ठीक है अपनी जगह पर होनी चाहिए कि कहाँ गड़बड़ियाँ हैं, लेकिन उसका निदान नहीं हो पा रहा है ना। लगातार कहीं ना कहीं ये घटना घट रही है। अभी आपके चैनल के माध्यम से मैं देख रहा हूँ कि 4 जिलों में ये घटना घटी है। तो ये फिर एक नई शुरुआत हो गई है। तो लोगों के अंदर में मन में डर बसा हुआ है, ख़ास करके अभिभावकों के बीच में, कि हमारे बच्चे अगर जाएंगे और इस तरह का खाना खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, तो वो स्कूल नहीं भेजते हैं। तो ये मैंने बताया कि दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं इसमें गंभीरता लानी होगी और इस तरह के चीज़ों को चेंजेस करना होगा। अब जो पुराने में जो गलतियाँ हो गई उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। कहीं और डिस्ट्रिक्ट में आप जिस स्कूलों में ये काम हो रहा है वहाँ के अभिभावकों को इसका मेंबर बनाया जाए, वहाँ के लोकल जो मुखिया हैं या सरपंच हैं उनकी जिम्मेवारी दी जाए, या वहाँ पे जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं या जो वहाँ के सीनियर सिटीज़न हैं जो घर पे बैठे हुए हैं, उनको इसमें जोड़ा जाए तो उनको भी लगेगा कि मेरी प्रतिष्ठा बढ़ रही है और हम ये काम कर रहे हैं। तो आम लोगों को अगर इसमें जोड़ा जाएगा तो मुझे लगता है कि गुणवत्तापूर्वक खाना बच्चों को मिलेगा और सरकार का जो नुकसान हो रहा है, आधा पकता आधा चला जाता है पदाधिकारियों के घर में, वो भी रुकेगा और भरपेट बच्चे खाना खाएंगे और फिर से जो बच्चे को लाने की जो योजना है। ये सब सारे सुझाव आपको क्या लगता है हो क्यों नहीं पा रहा है? तमाम चीजें 2013 में भी कही गई थी, हो क्यों नहीं पा रहा? आप इसमें क्या कारण देख रहे हैं? सरकार इसमें करना ही नहीं चाह रही है? नहीं, सरकार को इसमें कई लोगों से राय लेनी चाहिए
डिफरेंट सेक्शन से कि भाई इसको हम कैसे सुधार सकते हैं। हम प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष के नाते अगर मुझे सरकार बुलाती है तो मैं सुझाव दे सकता हूं, और मैं निश्चित तौर पे ऐसा सुझाव दूंगा जिससे आने वाले दिनों में इस तरह की परेशानियां नहीं हो सकती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सरकार कितनी गंभीर है और कितना लोगों से राय लेना चाहती है, तो सरकार के ऊपर तय है। ठीक है सर, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम। ब्रेक के उस पार भी चर्चा जारी रहेगी, ज़रूर आप भी जुड़िए। और सवाल नौनिहालों का है, इसलिए ज़रूर जुड़िए और अपनी राय दीजिए। आखिर क्यों ऐसे हालात हैं और ये हालात सुधरेंगे कब? और तमाम दर्शक भी जुड़े हैं हमारे साथ। एक दर्शक हमारे साथ हैं पटना से, मनोज हैं। जी मनोज जी। मुझे ये कहना था जी कि मिड डे मील का सब जगह आप शिकायत देख रहे हैं। जी। हमारे खून में बेईमानी बसा हुआ, कैसे बेईमानी करें? और हम बोल रहे हैं तो हम इससे ऊपर हैं। अगर मुझे मौका मिले तो मैं भी बेईमानी में कूद जाऊंगा। इसका सबसे बेहतर उपाय है कि जो बच्चे हैं, बच्चे के नाम पर आता है, उनके गार्जियन को या उनके अकाउंट में पैसा डाल दिया जाए। ये समस्या सदा के लिए, कुछ शिक्षक इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कुछ आशा दीदी इन्वॉल्व होती हैं, कुछ वो रसोईया बनाने वाले होते हैं। एक कितना फेज है लूट का, मैं निकट रह चुका हूँ। बेहतर ये होगा कि अगर बच्चे को ही अकाउंट में डाल दिया जाए पैसा। नहीं, लेकिन दिक्कत यह है सर, फिर उसके बाद वो बच्चा आएगा कैसे स्कूल लाने, स्कूल तक पहुंचाने के लिए? वो उसके प्रेजेंस पर अगर आता है तो उस दिन का उसे पैसा मिलेगा। नहीं आता अच्छा है उसे नहीं दिया जाए। ये अच्छा आइडिया है। बिल्कुल, सरकार को कम से कम सलाह लेनी चाहिए। देखिए कितना अच्छा आइडिया है लोगों के दिमाग में, और सरकार के पास भी बहुत बड़ी लॉबी है तमाम मास्टरमाइंड की। जो कहा जाता है कि आईएएस सरकार चलाते हैं, देश चलाते हैं, तो आईएएस साहब के पास ही तमाम ऐसे आइडियाज़ होने चाहिए, होंगे। वो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? क्यों हालात में सुधार नहीं कर पा रहे हैं लोग? सिस्टम क्यों नहीं कर पा रहा है, या फिर करना नहीं चाह रहा है? राजेश जायसवाल हमारे साथ हैं पूर्णिया से। जी राजेश जी। ये सर हम एक बार बताना चाह रहे हैं कि हम लोग को भी ये छपरा के मसरक वाला कांड अभी भी याद भूले नहीं है। बिल्कुल सर। जी, भगवान न करे कि अगर ऐसा भी कुछ घटना यहाँ फॉरवर्ड में हो जाती तो इसका जवाबदेह कौन होता है? चलिए, और दूसरी बात सर, एक बात जानकारी दे दें, ये मिड डे मील योजना जो है सरकारी तंत्र में लूट कर योजना है जी। 200 बच्चे उपस्थित रहते हैं और 500 बच्चों का मतलब मिड डे मील बनाया जाता है, दर्ज कराया जाता है। और इसमें सिस्टम स्कूल के हेडमास्टर से लेकर के ये आपको मिड डे मील प्रभावी तक उसमें सभी लूट के हिस्सेदार हैं। इसका कारण ये बच्चा के साथ घटना हो रहा है। बिल्कुल सर, ये लूट की योजना बनकर रह गई है। और सवाल यही है जो आपने कहा कि जवाबदेह आज कुछ हो जाए, ना हो, लेकिन ऐसी अनहोनी, लोग बीमार लगातार पड़ ही रहे हैं, बच्चे बीमार पड़ ही रहे हैं, जान उनकी खतरे में पड़ ही रही है। सवाल है कि फिर घटना होगी तो फिर वही जांच, फिर तमाम चीज़ें, और फिर भरोसा। सरकार कोई ठोस उपाय, ठोस विकल्प क्यों नहीं ढूंढ रही है इस हालात को सुधारने के लिए? मुकेश हैं एक दर्शक दरभंगा से। मुकेश जी अपनी बात रखिए सर। हेलो जी। हाँ सर, कहना ये है कि ये स्कूल से ये सेक्शन क्यों नहीं टीचर से हटा दिया जाता है? वो भोजन मित्र का बहाल करके बेरोजगारी भी दूर हो जाता, वो सारा ध्यान उस पर देता। एक मास्टर को जो है सो कहीं मकान बनाने के लिए दिया जाता है, भोजन बनवाने के लिए दिया जाता है, फिर पढ़ाई पढ़ाने के लिए दिया जाता है, फिर भिन्न भिन्न तरीके से काम में है। तो स्पेशली भोजन के लिए क्यों नहीं माने किया जाए, एक मैनेजर टाइप का? बिल्कुल बना दिया है।
जवाबदेह कोई संस्था या जवाबदेह कोई पर्सन हो, शिक्षकों के भरोसे नहीं छोड़ा जाना है। तमिलनाडु में इस तरह की है व्यवस्था। वो सवाल यही है कि सरकार करेगी, सरकार करना क्यों नहीं चाह रही है? क्योंकि सरकार शायद सियासत में ज़्यादा उलझी हुई है इन दिनों। बच्चों की सेहत के बारे में चिंता नहीं है सीएम साहब को। सुपौल से एक और दर्शक हमारे साथ हैं। जी सर, अपनी बात रखिए। अहमद साहब, मैं जो तमाम आइडिया हैं, ख़ासतौर पर अकाउंट में जमा करने वाला प्रेजेंस के आधार पर, ये और बेस्ट आइडिया है, आइडिया की कमी नहीं है, लेकिन क्या ये आइडिया सरकार के अंदर, सिस्टम के अंदर बैठे तमाम जो अधिकारी हैं, जो आईएएस की एक लॉबी होती है, कहा जाता है आईएएस देश चलाते हैं, उनके पास नहीं है क्या? नहीं, देखिए, लोगों के पास आइडियाज़ हैं, लेकिन सरकार उस आइडिया को शेयर इसलिए नहीं करना चाहती है क्योंकि उनके पास समय की कमी है, और जो पदाधिकारी हैं, सेहत के लिए भी समय नहीं है सरकार के पास, तो किस चीज़ के लिए समय? अब जो पदाधिकारी हैं वो देखते हैं कि जो सिस्टम चल रहा है उसी को फॉलो करें, लेकिन जब आप देख रहे हैं कि इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आपको तो प्रयोग करना पड़ेगा, आपको तो लोगों की राय लेनी होगी। और जैसे अभी राय आ रही है, आपने देखा कि वो बहुत अच्छी राय है कि एक अलग से टीम बना दी जाए और उनकी बहाली भी हो जाएगी, उनकी नौकरी भी हो जाएगी, और वो खाना खिलाएंगे। टीचर अपना पढ़ाई करें, खाना खिलाएं। तो ये सब चीज़ें जो राय आ रही है, इसको फॉलो अप करने से मुझे लगता है कि एक अच्छा माहौल बनेगा, और जो बच्चों को ख़तरा है, खाना जो अच्छे खाने नहीं मिल पा रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन सर जो जवाबदेह है और जिस पर जिम्मेदारी है व्यवस्था को सुधारने की, वो सवाल है कि चुप क्यों है, मौन क्यों है इन हालात पर, या फिर किसी बड़ी घटना का इंतजार किया जा रहा है। राजेश हैं एक दर्शक गया से। जी राजेश जी। हाँ सर, कहिए सर, अपनी बात रखिए। हम बोल रहे हैं ना कि मिड डे के जगह पर अगर बच्चों को ब्रांडेड फूड दे दिया जाए, जैसे हॉर्लिक्स हो गया, ब्रांडेड बिस्कुट हो गया, तो ये सब समस्या तो दूर हो जाएगा ना, और इस बहाने बच्चे भी आएंगे। बिल्कुल, यही तमाम आइडिया है सर। व्यवस्था को सुधारने की इच्छा शक्ति पहले होनी चाहिए। शायद इस इच्छा शक्ति की कमी है सरकार में, सिस्टम में। आइडिया की कमी नहीं है, ऐसा नहीं कि व्यवस्था सुधर नहीं सकती है, लेकिन सरकारी व्यवस्था आप भी जानते हैं। और सवाल यही है कि बार बार इस तरह की घटना होती है। 2013 की घटना, इतनी बड़ी घटना हो चुकी है, फिर भी सरकार सुधरने को तैयार क्यों नहीं? शुक्रिया सर। एक और राजेश जी हैं। जी सर, कहिए। दरभंगा से हैं जी, कहिए सर। ऐसा है जी, ये जो मिड डे मील का जो तमाशा चल रहा है, इसमें शिक्षकों को जो इन्वॉल्व करके पूरी जो प्रक्रिया है वो पूरा पढ़ाई लिखाई छोड़ के सिवाय मिड डे मील के ऊपर में लोग पड़ा रहता है, और सिर्फ लूट खसोट का एक अड्डा बन गया है। इसके अंदर में पूरा तंत्र, सरकारी तंत्र जो मिड डे मील जो देख रहे हैं, सिवाय यहाँ खाने के लिए और इसके गुणवत्ता पर कहीं कोई ध्यान देने के लिए किसी तरह का कोई मॉनिटरिंग नहीं है, सिवाय ये लोग जो कर रहे हैं, और किसी बड़े हादसा का ये लोग सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह का बड़ा हादसा हो जाए। दूसरी बात, ये जो प्राइवेट एजेंसी है, प्राइवेट एजेंसी अगर इसका मॉनिटरिंग का जिम्मा लेती है तो ये लोग टीचर लोग ही या इसके देख रेख वाले ही जो है, ये लोग बीच बीच में छिपकली निकाल के ये लोग इसको क्या करते हैं, ये लोग बाहर कर देते हैं। नतीजा क्या होता है, फिर वही स्थिति, वही ढाक के तीन पात वाली हो जाती है। बिल्कुल, नतीजा होगा कि सरकार को जो है सो यही चीज चलाना पड़ता है। इसलिए सरकार को सोचने की आवश्यकता है, इससे सोचने की आवश्यकता है, लेकिन सोचने की शायद फुर्सत नहीं है। सियासत करने के बजाय कि इन चीज़ों में वक्त लगाने का शायद फुर्सत नहीं है अभी सरकार के पास। चुनाव ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और अगर कोई बड़ी घटना हो गई तो फिर उसके बाद सवाल उठेंगे, तो कहेंगे कि हम जांच करते हैं। एक और दर्शक गोपालगंज से हैं। जी सर, अपनी बात रखिए। सर, कम्युनी का मास्टर लोग से लेकर और सरकार के कम्युनी के जरिए बन गया है। इस पैसा को अगर उस लड़के के अकाउंट में गार्जियन के डाल दिया जाए तो इससे उसका इलाज भी हो सकता है, रोजी रोटी भी चल सकता है। और ये लड़के सबको स्कूल में बुलाकर हर साल मरता है, कोई किसी का परवाह नहीं करता है, इसका कोई जिम्मेवार व्यक्ति नहीं है। और लड़का आता है, मास्टर लोग भी खाना के समय
तकतकी लगाए हुए रहते हैं जो कब चूल्हा पर से खिचड़ी उतरे, चावल उतरे, जो हम खाना खाएं। और बिल्कुल, इससे पढ़ाई विकास नहीं होगा। पढ़ाई भी बाधित है और बच्चों की जान पर भी बन आ रही है, बच्चों की जान भी खतरे में पड़ जाती है और मौत भी हो चुकी है। 23 बच्चों की मौत की घटना आज भी हमारे आपके जहन में है, लेकिन सरकार शायद भूल चुकी है। एक और दर्शक पटना से हैं, धीरज जी। धीरज जी, अपनी बात रखिए सर। हाँ सर, देखिए जो मिड डे मील है ये क्या एक तरह से पूरा ड्रामा है। ये बस क्या है, सरकार का वोट बैंक बढ़ाना है और करना क्या है, मंत्री से लेकर संतरी तक का कमाई का एक जरिया है। अब बच्चों का एक तरह से भिखारी बना दिया है, पीठ पे झोला और हाथ में कटोरा पकड़ाकर। बिल्कुल, और फायदा कुछ हो नहीं रहा है। जिस मकसद से इस योजना की शुरुआत हुई थी वो मकसद भी कामयाब नहीं हो पा रहा है, सिवाय इसके लूट के। अहमद साहब, मेरे ख्याल से इतने आइडिया, अभी शायद आगे भी कॉल आए हैं, आगे भी लोगों से राय मशवरा की जाए तो बहुत अलग अलग आइडियाज़ हैं। यानी व्यवस्था में सुधार हो सकता है, लेकिन सुधार करने की शायद इच्छा शक्ति नहीं है सरकार में। ये बिल्कुल, सुधार होने में कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है। सरकार के पास इतनी बड़ी मशीनरीज है, सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकार के पास बहुत काबिल ऑफिसर लोग हैं, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इच्छा शक्ति होती तो आज पूरे बिहार के अंदर में मिड डे मील का सिस्टम अब तक चेंज हो गया होता, जो पिछले कई सालों से चला आ रहा है। और ये जानते हुए भी कि इस मिड डे मील की वजह से ना तो बच्चे पढ़ पा रहे हैं, ना ही टीचर पढ़ा पा रहे हैं। तो जब दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है तो हम क्यों नहीं कुछ नए एजेंडे के साथ काम करें, ताकि बच्चे भी हमारे पढ़ें और साथ साथ हमारे टीचर भी पढ़ा सकें। कहीं ना कहीं इसमें सुधार की ज़रूरत है। मैं आपके इस जी पुरवैया चैनल के माध्यम से हम सरकार से आग्रह करेंगे कि आप कोई नई योजना लाएं, नई योजना तरीके से इन बच्चों को खाने की व्यवस्था करें। इस नई योजनाओं के साथ खाना बने, टीचर पढ़ाएं, बच्चे खाएं और फिर से एक अच्छा माहौल बिहार के अंदर बने। पेरेंट्स का बहुत विश्वास अच्छा लग रहा है सर सुनने में, लेकिन सरकार पता नहीं क्यों इन चीजों पर ध्यान नहीं देना चाह रही है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है, दुर्भाग्य है। मुझे लगता है कि आपके आज के इस कार्यक्रम के बाद और आपने जिस तरह से इस चीज को पेश किया है, किए गए हैं, नहीं, मुझे लगता है कि आज के बाद सरकार जरूर कुछ सोचेगी। क्योंकि आज कई उम्मीद करते हैं सर, हम लोग उम्मीद ही करते हैं, जनता उम्मीद ही करती है कि सरकार करेगी। सरकार करती कब है ये पता नहीं। बहुत शुक्रिया सर आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम पुरवैया मुहिम में। ब्रेक के उस पार बात झारखंड की होगी। झारखंड में रघुवर दास की सरकार के 6 महीने पूरे हो गए। इन 6 महीने में जो वादे किए गए थे उन वादों पर क्या खरा उतरती नजर आ रही है सरकार? 6 महीने में क्या काम हुए हैं? आप कितना नंबर दे रहे हैं? कॉल कीजिएगा। छोटा सा ब्रेक। जी, 6 महीने की सरकार, रघुवर सरकार के 6 महीने पूरे हो चुके हैं। सरकार अपने दावों का ढिंढोरा पीट रही है और विपक्ष आरोप लगा रहा है, सरकार को हर मोर्चे पर फेल बता रहा है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, रघुवर सरकार ने 6 महीने में कितना काम किया है? आपकी क्या राय है? आप जरूर अगले आधे घंटे हमें कॉल कीजिए और अपनी राय बताइए, सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाइए कि क्या रघुवर सरकार ने अपने वादों पर काम करना शुरू किया है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं रघुवर सरकार के 6 महीने पूरा होने पर कांग्रेस ने जो रिपोर्ट कार्ड जारी किया है उसमें क्या क्या है। रघुवर सरकार के 6 महीने पूरे होने पर कांग्रेस ने जो रिपोर्ट कार्ड जारी किया है उसमें नारा दिया गया है। कांग्रेस ने नया नारा दिया है। कांग्रेस ने नारे में कहा है कि झूठे वादे झूठे बोल, खुल गई भाजपा की पोल। तुकबंदी के लिए अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या वाकई ऐसी स्थिति है या फिर एक सियासत भर है? इस पर आप राय दीजिएगा। रिपोर्ट कार्ड जारी करने के दौरान प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत ने रघुवर सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया। कृषि, पंचायती राज, स्वास्थ्य, बिजली, बालूघाट, सड़क निर्माण, नई राजधानी, तबादला और नियुक्ति प्रक्रिया सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरा।
एमओयू पर भी राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कि विगत 6 महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो जन विरोधी कार्य किए हैं, जो वायदे किए हैं और हर मोर्चे पर जो विफल हुई है, आपके माध्यम से, क्योंकि एक लोकतंत्र के एक सशक्त आप माध्यम है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, आपके माध्यम से उनकी नाकामियों को, जन विरोधी नीतियों को जनता की अदालत में हम ले जाएं, यही हमारा एक छोटा सा प्रयास है। और इसलिए हम ये कहना चाहेंगे, कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, भाजपा की जो सरकार है, झूठे वादे, झूठे बोल, खुल गई भाजपा की पोल। और इसलिए हम इस दावे के साथ और पूरे दायित्व के साथ हम कहना चाहेंगे कि हमने इस 6 महीने में सरकार के जो वायदे हैं, सरकार की जो घोषणाएं हैं, वो केवल कागजों तक ही सीमित रह गई, घोषणाओं तक ही सीमित रह गई है, झूठे वादों तक ही सीमित रह गई है। ये कांग्रेस का आरोप है, लेकिन आप क्या सोचते हैं? जरूर कॉल कीजिए, नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर पर कॉल कीजिए। जरूरी है ये आपकी राय, क्योंकि झारखंड में रघुवर सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर के मसले को लेकर सबसे पहले वादा किया था। क्या उस मसले पर काम हुआ? कल ही व्यवसायी को गोली मारी गई है, तो क्या ये स्थिति बेहतर है? 6 महीने में क्या बेहतर काम हुआ है? कई और अहम सवाल हैं। हमारे साथ ब्यूरो प्रमुख हैं झारखंड के संतोष कुमार, हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं। 6 महीने की सरकार दावा कह रही है कि बहुत अच्छा हमने काम किया है, पटरी पर है। आपने भी इससे पहले कई मंत्रियों से भी अलग अलग बात की, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि भाजपा की पोल खुल गई, हर मोर्चे पर फेल। ये सियासत की बात हुई, लेकिन क्या हकीकत है? देखिए, कांग्रेस जो कह रही है ये बात अच्छी लगती अगर ये 5 साल के बाद कांग्रेस कहती, क्योंकि 5 साल के लिए ये जनता ने मैंडेट दिया है। और ऐसे में उम्मीद करना अभी थोड़ी बेईमानी होगी, क्योंकि 6 महीने का ही वक्त बीता है। और 6 महीने का वक्त जो बीता है, इससे पहले के जो 14 साल रहे, उस 14 साल के दरमियान जो सिस्टम बना था झारखंड में, जो झारखंड की इमेज बनी थी पूरे देश के मानचित्र पे, वो इमेज बहुत ही ख़राब थी। उसमें ये कहा जाता था अक्सर कि झारखंड में लूटपाट, लूट खसोट होता है, चाहे नेता हों या ब्यूरोक्रेट हों, हर जगह पर लूट खसोट मची है। लेकिन उस मनस्थिति को, उस मानचित्र में वो जो नक्शा बना था, इमेज बनी थी, उसको बदलने की ज़रूरत थी। और उसमें सरकार ने एक हद तक कह सकते हैं कि सरकार ने इस तरीके से ट्रांसफ़र पोस्टिंग किए हैं कि उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले दिन में हो सकता है कि ये जो अपना गवर्नमेंट का एक स्ट्रेटजी है, उस तरीके से आगे काम हो। और जहाँ तक कांग्रेस जो बात कह रही है वायदे भूलने की, तो कुछ हद तक ये सही भी है। जनता ये उम्मीद करती है, क्योंकि अगर जनता का पेशेंस को आप देखें तो जनता सुनना चाहती थी, जनता देखना चाहती थी कि आखिर उनके लिए इस सरकार ने क्या किया, क्योंकि जनता बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। 14 सालों से उसके बाद ऐसी सरकार आई, 14 साल से का इंतजार था। तो उस इंतजार के बाद सरकार को भी ऐसे जमीन पर कुछ ऐसे काम जरूर करने चाहिए थे जिससे जनता को लगता कि जिसके लिए उसने सरकार बनाई, उस सरकार ने उनकी उम्मीदों पर पानी नहीं फेरा, बल्कि वो जमीन पर। ठीक है, मैं बारी बारी से हर मुद्दे पर आता हूं। सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा मुद्दा जिसे लेकर तमाम सपने दिखाए गए, और सबसे बड़ा मुद्दा यही था। रघुवर सरकार भी इसी मुद्दे के बूते आई। इन 6 महीनों में इस क्षेत्र में कितना काम हुआ, कितना सुधार आप देख पा रहे हैं, या फिर हालात और बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है? कल ही रांची में व्यवसायी को गोली भी मारी गई है। देखिए, जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर में सबसे बड़ी समस्या जो सरकार के सामने आ रही है, वो जो सरकार के मंत्री और सरकार के जो आंकड़े बता रहे हैं, उसमें इनके पास जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था आज की व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। मॉडर्नाइजेशन के लिए सरकार पैसे खर्च नहीं कर रही है। सरकार के जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है वो ब्रिटिश के ज़माने की रिक्रूटमेंट पॉलिसी है। और ऐसे में अब इनसे ये उम्मीद करना, क्योंकि नक्सल की जो प्रॉब्लम झारखंड के अंदर है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जिस तरीके से सुधरनी चाहिए थी वो स्थिति सामने ज़मीन पर नहीं दिखाई दे रही है। लाख सरकार दावे कर रही है कि उन्होंने 6 महीने के दरमियान वो नक्सल समस्या को ख़त्म कर देंगे, वो तो नहीं कर पाई है सरकार। और अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर में सुधार की स्थिति, अगर ये आंकड़े जो
बढ़ते जा रहे हैं, ये इस तरीके से बढ़ते गए तो हाथ से बिल्कुल निकल जाएगी। ठीक तो है, ऐसे मैं में आता सरकार हूं, के लिए एक 6 दर्शक महीने भी का हमारे जो- साथ हैं, बीच में हम दर्शकों की राय भी ले रहे हैं कि झारखंड सरकार के 6 महीने पूरे हुए, रघुवर सरकार के कितने नंबर्स आप दे रहे हैं, कितने संतुष्ट हैं? समस्तीपुर से प्रदीप हैं। जी प्रदीप जी, जी सर। कही सर अपनी बात रखिए। झारखंड में रघुवर सरकार के 6 महीने पूरे होने पर क्या आप कहना चाहेंगे? अब मान लिया 6 महीना में क्या काम हो जाएगा? जो मान लिया 3 साल माने 5 साल रहा कांग्रेस माने समुचा में अपना बिताने नहीं ले रहा था, इसलिए टोटल बिता ले रहा है। सब अलग है, लड़की के लिए अलग योजना बना हुआ है, सब अलग योजना चल रहा है ना, उसमें कुछ समय लगेगा ना। अच्छा, समय लगे, बिल्कुल। ये बात जनता अगर समझ रही है तो मेरे ख्याल से रघुवर सरकार के लिए अच्छा है। बहुत शुक्रिया सर कॉल करने के लिए। संतोष, आपने सुना, समय लगेगा, जनता भी समझ रही है कि 14 सालों का जो एक सिलसिला था, अस्थिरता का दौर जो चला था और अस्थिरता में लूट खसोट तमाम चीज़ें अस्थिर हो गई थी, उसे पटरी पर लाने में समय लगेगा। 6 महीने में हम सही गलत का फैसला नहीं कर सकते हैं शायद। जी हाँ, देखिए ये राज्य के बाहर की जनता का ये अनुमान है, ये जो इनका स्पेकुलेशन था, जिस तरीके से उनका मत था, ये झारखंड के बाहर की जनता का है। लेकिन यहाँ की जनता भी अगर यही सोचती है तो सरकार के लिए वाकई जैसा आप कह रहे हैं कि अच्छी बात है। लेकिन जनता को आप देखना पड़ेगा कि आपने क्या दिया है। 6 महीने का कार्यकाल भी कम नहीं होता। हनीमून का पीरियड अगर माना जाए तो वो 100 दिन का बहुत होता है। उसके बाद आपको ज़मीन पर कुछ काम दिखाना पड़ेगा। हमने हाल के दिनों में जो जिस तरीके से दिखाया है, जो खबरें दिखाई हैं, उन खबरों के आधार पर ये कह सकते हैं कि सरकार को 10 में से अगर नंबर दिया जाए तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में सरकार फेल कर जाएगी, सरकार पास इस स्थिति में नहीं कर पाएगी। तबादलों और ट्रांसफर, तबादलों और पोस्टिंग की बात हमेशा से कही जाती रही, झारखंड में पहले भी होता रहा है। उसे लेकर भी बड़े लंबे चौड़े वादे किए गए थे और करप्शन को लेकर, लेकिन ऐसा लगता है मानो इस सरकार में भी वो खेल जारी ही है, सिस्टम में वो खेल जारी है जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, और करप्शन को लेकर भी कोई एग्रेशन नजर नहीं आ रहा है जिस तरह का वादा किया गया था। देखिए, करप्शन को लेकर सरकार की तरफ से ज़रूर एग्रेशन नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग की अगर बात करें तो ये हर सरकारें करती हैं। ये अगर बोलना थोड़ी बेईमानी होगी, क्योंकि झारखंड सरकार की रघुवर सरकार ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग ज़्यादा की हैं, ऐसा नहीं होता है। जब भी सरकारें बदलती हैं तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है। हर कोई चाहता है कि सिस्टम उनके अनुसार काम करे, क्योंकि जनता ने उनके मैनिफेस्टो को वोट दिया है। जनता के सामने उन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो में जो वायदे किए थे उसके आधार पे वोट दिया है। और वैसी ठीक है, मैं आता हूं, एक दर्शक है बीच में, सिस्टम बनाना पड़ता है। खरसावां से विष्णु हैं, अर्जुन मुंडा का क्षेत्र भी रहा है। जी विष्णु जी, कहिए सर, अपनी बात रखिए। अर्जुन मुंडा जब थे सीएम तब की सरकार अच्छी थी या आज 6 महीने बहुत अच्छा कर रही है? मेरा सुनने का ही है कि यहाँ का जो मीनारों का काम हो रहा है जी, जो बीजेपी सरकार मीनारों पे जो नदिया में बालू का ये दे रहे हैं, लेकिन प्रदूषण का तो काम नहीं कर रहा, पोल्यूशन का तो कोई सर्टिफिकेट नहीं है। आप टीवी सेट का वॉल्यूम कम करके सर एक बार फिर से अपनी बात रखिए। विष्णु जी, यहाँ पार्टी लोग आपका सब बालू घाट का नीलामी हो रहा है, लेकिन काम तो नहीं, बस 2 नंबर ही हो रहा। अच्छा, बालू घाट एक अहम मुद्दा, बिल्कुल ठीक है सर, शुक्रिया। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, रांची से बलवंत हैं। जी बलवंत जी। हाँ हेलो जी सर, कहिए, अपनी बात रखिए। 6 महीना झारखंड सरकार का, जी 6 महीना कहिए सर, आपकी आवाज आ रही है। सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि उनके साथ जो जुड़े हुए हैं आजसू के कार्यकर्ता, और वो आज के डेट में सजा काट रहे हैं। जी, ये आप एक उपलब्धि मान रहे हैं? ये उपलब्धि मान रहे हैं आप? जी, और आप कह रहे हैं कि ये कानून अपना काम कर रहा है इनकी सरकार में? कानून काम नहीं कर रहा, और 2, 4, 10 आदमी ऐसे ही जाएंगे, सारे लोग वैसे ही हैं।
ये पॉजिटिव आप कह रहे हैं या फिर आप निगेटिव कह रहे हैं कि ऐसे लोग हैं या फिर ऐसे लोग जेल जा रहे हैं? ये सरकार में सर, ये अच्छा है। यस सर, ठीक है, शुक्रिया सर बात रखने के लिए। मैं संतोष आपके पास आऊं, एक छोटा सा ब्रेक लूं उससे पहले इन दोनों दर्शकों की बात पर। एक तो बालू घाट की नीलामी को लेकर एक बड़ा मुद्दा झारखंड में हमेशा से रहा है और पहले की सरकारों के दौरान भी। आज भी वही चीज, तस्वीर बदली नहीं। बीजेपी का दावा था तस्वीर बदलेगी। नहीं, देखिए बालू घाट की जो बात कर रहे हैं, ये रेत के खनन का जो मामला है, इसमें ई टेंडरिंग किया गया था। टेंडर के माध्यम से कंपनियों को बालू, जिसे रेत कहते हैं, बालू के लिए नीलामी की गई है और इसमें सरकार को राजस्व भी मिल रहा है। अब रही बात कि पर्यावरण को कितना इससे नुकसान होगा, तो पर्यावरण की तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है। सरकार ने लैंड बैंक बनाए हैं। अगर सरकार की बातों को, दावों को अगर सच मानते हैं तो लैंड बैंक बनाया है। लैंड बैंक में उस तरीके से आपको प्लांटेशन करना होता है और जो नुकसान वहाँ पर अगर रेत को निकालने से होता है, बालू को निकालने से होता है, उसकी भरपाई सरकार पर्यावरण के दूसरे क्षेत्रों में करना चाह रही है। और मनसा साफ है, मनसा इरादा नेक लग रहा है, लेकिन ज़मीन पर ये इरादे कब तब्दील होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और जो दूसरा अहम मुद्दा कि आजसू के नेता कमल किशोर भगत जेल गए हैं, ये एक बड़ी उपलब्धि और ऐसे कई और लोग जेल जाएंगे। देखिए, ये न्यायपालिका का काम है और न्यायपालिका ने अपना फैसला सुनाया है। और अगर आप आंकड़ों को देखें तो झारखंड के लगभग 60% के आसपास एमएलए के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं। ऐसे में एक एक दिन जब न्यायपालिका का फैसला आना शुरू होगा तो उसके बाद हो सकता है, अभी कमल किशोर का फैसला आया है, उनकी विधाई की गई है, आने वाले दिनों में अगर इस तरीके से फैसले और आए तो एक तरीके, इसे एक स्वच्छ रूप में देखना चाहिए। इसे उस रूप में देखना चाहिए कि राजनीति में इस तरह के अपराधी किस्म के लोग की जगह नहीं है। और न्याय नहीं, ये रघुवर सरकार की उपलब्धि मानना सही है क्या? रघुवर सरकार की उपलब्धि से मानना जायज नहीं मानेंगे, क्योंकि ये न्यायपालिका का काम है और न्यायपालिका ने अपना फैसला सुनाया है। इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं हम। ब्रेक के उस पार कुछ और मुद्दों की बात करेंगे और साथ ही आप कॉल करते रहिए, क्योंकि 6 महीने पूरे हुए हैं और 6 महीने में आपके वादों के आधार, आपके उम्मीदों के आधार पर कितना काम हुआ है या फिर कितना काम होता आप देख पा रहे हैं, हमें ज़रूर बताइए। तो 6 महीने पूरे होने पर सरकार के कामकाज को आप कैसे देखते हैं? आप जरूर कॉल कीजिए और अपनी बात रखिए। हमारे साथ ब्यूरो प्रमुख हैं झारखंड के संतोष कुमार। संतोष, हमने लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा की, हमने करप्शन पर चर्चा की, लेकिन एक नक्सलवाद सबसे बड़ा मुद्दा अभी झारखंड में रहा है। इस मसले पर हाल के दिनों में हम देखें कई कामयाबी मिलती नजर भी आई है। हालांकि जो 12 कथित नक्सलियों को जो मुठभेड़ में मारा गया था उस पर सवाल भी उठे। इस क्षेत्र में कितना आप देख पा रहे हैं 6 महीने में? देखिए, जो सरकार ने वायदे किए थे, सरकार का सबसे पहला वायदा ये था कि 6 महीनों के दरमियान हम नक्सल की समस्या को झारखंड से खत्म कर देंगे। लेकिन 6 महीने बीत गए हैं, नक्सल की समस्या खत्म तो नहीं हुई है। लेकिन हाँ, ज़रूर सरकार एक कह सकते हैं कि एक अच्छी सोच है कि सरकार ने उस दिशा में कदम बढ़ाए हैं। लेकिन सरकार को अब 6 महीने के बाद ये आकर एक बोलना चाहिए कि आखिर ये समस्या कब तक समाप्त होगी। क्या झारखंड की जनता नक्सल की समस्या के साथ ही जिएगी या फिर इस समस्या का समाधान भी होगा? वहीं अगर आप देखें कि नक्सल की समस्या को समाप्त करने के लिए जहां तक पुलिस बल को मॉडर्नाइज करने की जो बात है, उस पर अभी तक सरकार ने कोई फैसला नहीं ले पाई है। अब भी हमारे पुलिस बलों को लड़ने के लिए वही ट्रेडिशनल हथियार हैं जो हथियार दशकों पहले हुआ करते थे। जबकि अगर नक्सलियों की बात करें तो उनके पास मॉडर्न वेपन्स हैं, जिससे कि वो ऑटोमेटिक उन वेपन्स से। मैं एक दर्शक भी इसमें है, जोड़ता हूं मैं उन्हें भी चर्चा में। धनबाद से हैं जी सर, अपनी बात रखिए। हाँ, 6 महीने गुजर गए रघुवर की सरकार जो है जी, सरकार जो है ढाक के 3 पात निकले हैं। कांग्रेस का तो नाम ही नहीं ले
कांग्रेस तो शुरू से ही पूरे देश को चुका है, लेकिन इनको भी जनता बहुत भरोसे से दिया था वोट, ये सरकार कुछ देश में या राज्य में बदलाव करेगा। यानी ये भी उसी पैटर्न पर चलते हैं जिस पैटर्न पर हमारे बाबूलाल जी, शिबू सोरेन जी और जिस सरकारें आई हैं अभी तक झारखंड में जी, उसी पैटर्न पर ये चल रहे हैं। अच्छा, ना ये नया बहाली कर रहे हैं हाँ, और ना कोई नया काम कर रहे हैं। इनसे बालू के उठाव में भी जो है अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ जो है। कोई उम्मीद आपको नजर नहीं आ रही है 6 महीने में जितना काम हुआ है उससे आगे भी उम्मीद नहीं है? ठीक है सर। नहीं, आगे और भ्रष्टाचार तो और काफी बढ़ चुका है। अच्छा, करप्शन और बढ़ गया है। ठीक है सर, शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। करप्शन और बढ़ गया है, कामयाबी नहीं बल्कि नाकामी ज्यादा है और आगे आने वाले दिनों में भी उम्मीद नहीं है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, शिव कुमार मंडल हैं, दरभंगा से हैं। जी सर, कहिए अपनी बात। सर, मेरे विचार में यह है कि ये 14 साल में जो इन्होंने जितने गड्ढे किए हैं तो रघुवर सरकार को भरने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। जनता को थोड़ा उनसे विश्वास रखनी चाहिए और बहुत साफ सुथरी सरकार है, अच्छी परिणाम मिलने की उम्मीद है सर। अच्छे परिणाम की मिलने की ये शायद 2 दर्शक के आधार पर हम हालांकि नहीं कह सकते, लेकिन बिहार के दर्शक, झारखंड से बाहर बिहार के दर्शक ये मानकर चल रहे हैं कि समय देना चाहिए, 6 महीने में हम फैसला नहीं कर सकते हैं। शुक्रिया सर। एक और दर्शक संतोष पटेल हैं हमारे साथ। जी संतोष जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर? आप अपनी बात रखिए। जी, शिवहर जिला से बोल रहे हैं। जी कहिए। हेलो जी सर, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रखिए सर। हाँ सर मैं बोल रहा हूँ, रघुवर सरकार का काम तो ठीक ठाक ही चल ही रहा है, लेकिन जो उनका कुछ का जो मुहिम चल रहा है नक्सलाइट के बारे में, जो नक्सलाइट को मरवा रहे हैं, तो इससे नक्सलाइट और भड़केगा और उनका ये जो है उनका मनोबल और टूटेगा। अगर सरकार हमारे पक्ष में है नहीं तो ऐसे मुहिम करने से नहीं होगा। उनको समर्पण करवाना चाहिए, फोन पे उनको हर चीज समझाना बुझाना चाहिए। मारने और काटने से तो मारकाट तो खुद कर ही रहा है, तो सरकार में और नक्सलाइट में कोई अंतर नहीं रहेगा ना। अच्छा, बातचीत से मसला को सुलझाना चाहिए। ठीक है सर, शुक्रिया। संतोष, आपने सुना नक्सलवाद की हमने चर्चा की थी और चर्चा कर रहे थे। जिस तरह का अभियान चलाने की बात हो रही है, एक अलग अलग राय भी है कि नक्सलियों के खिलाफ हम लड़ाई कैसे लड़ें। क्या वो सरकार उस मुद्दे को लेकर आपको साफ नजर आ रही है, सरकार स्पष्ट नजर आ रही है? देखिए, सरकार का विजन बिल्कुल साफ है इस मामले में। ये एक डिफेंसिव सरकार नहीं है। इस मामले में कम से कम कह सकते हैं सरकार आगे बढ़कर काम कर रही है और नक्सलियों के साथ वो किसी भी तरीके से वार्ता की स्थिति, एक सरेंडर पॉलिसी जरूर बनाई है। सरेंडर पॉलिसी ऐसी बनाई है जिसमें कि अगर नक्सली सरेंडर करते हैं तो उनको आर्थिक रूप से बहुत मदद भी मिलेगी और सुरक्षा भी दिया जाएगा। लेकिन अगर आप करें बातचीत के मसले पे कि बातचीत के मसले से समाधान, तो अब ये स्थिति यहाँ से बात आगे बढ़ चुकी है और अब सरकार इसे सख्ती से निपटने की बात कह रही है। और उसी कदम में सरकार ने ये साफ किया था कि 6 महीने के दरमियान हम इसे खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं कुछ और मुद्दों पर जल्दी से आ जाता हूँ। स्थानीय नीति और नियोजन नीति, लंबे चौड़े वादे किए गए थे और सीएम साहब का जो एक बयान था वो विवादों में आ गया था। अचानक सब कुछ सन्नाटा पसर गया है, ऐसा क्यों? देखिए, अगर स्थानीय नीति और नियोजन नीति की अगर बात कर रहे हैं तो क्योंकि बिहार में चुनाव हैं और अगर ऐसे में झारखंड की सरकार स्थानीय नीति लेकर आती है तो बिहार की जनता जो इस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना चाहेगी या फिर मत देना चाहेगी जनता, उनके मन में एक सवाल जरूर पैदा कर सकती है दूसरी जो विपक्षी पार्टियां हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार की पॉलिटिक्स झारखंड की स्थानीय नीति पर अभी हावी होती दिखाई पड़ रही है। इस वजह से स्थानीय नीति नहीं लागू हो पाया। इस मसले पे जब हमने सरयू राय, जो कि यहाँ खाद्य सुरक्षा मंत्री हैं, उनसे जब हमने बात की तो उनका ये कहना था कि स्थानीय नीति तो है, जो स्थानीय नीति 2000 में बनी थी जब राज्य अलग हुआ था, वही स्थानीय नीति पे काम चल रहा है। उसी स्थानीय नीति पे, स्थानीयता के आधार पे लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं। सिर्फ कुछ बदलाव की बात है, वो बदलाव और जरूर जैसे ही बिहार में चुनाव खत्म होंगे, हो सकता है उसके बाद ये नीति देखने को सामने मिले। जी ठीक है। निवेश, एक आखिरी में हम चर्चा करेंगे निवेश। हाल ही में अदानी ग्रुप से 5000 करोड़ का MOU हुआ है। निवेश के क्षेत्र में सरकार को कैसे देख रहे हैं आप और सरकार के कामकाज को? देखिए, निवेश की बात करें तो झारखंड में निवेश की बहुत सख्त ज़रूरत है।
3.25 करोड़ आबादी में अगर आप देखें तो इंडस्ट्री बिल्कुल ही नहीं है, और इंडस्ट्री नहीं होने की वजह से लोगों की नौकरियां नहीं हो रही हैं, लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं दिल्ली जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, कलकत्ता। तो ऐसी स्थिति में जब सरकार 14 साल के बाद बनी है, बहुमत की सरकार है, तो उसके लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लाना जरूरी है। अब इन्वेस्टमेंट के लिए आपको लॉ एंड ऑर्डर सुधारना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट के लिए जो माहौल है उसको माकूल बनाना पड़ेगा, और उस दिशा में सरकार को एक कामयाबी भी मिली है। अभी कुछ ही दिन पहले लगभग 50,000 करोड़ का अडानी ग्रुप के साथ जो MOU साइन हुआ है, और उसके साथ ही और अलग अलग फूड प्रोसेसिंग के डिपार्टमेंट में, तो ये सब जब अगर MOU जमीन पर आ जाता है तो यहाँ की जनता को, अगर जैसे अडानी को ही देख लें तो ये अभी दावा कर रही है अडानी कंपनी और सरकार की 20,000 लोगों को नौकरियां मिलेंगी, तो उसी तरीके से और भी जो कंपनियां आ रही हैं, यानी तमाम क्षेत्रों में बहुत कम हुआ है, बहुत कुछ करना बाकी है। जिन वादों के आधार पर सरकार आई और जो उम्मीद लेकर आई, उन उम्मीदों पर अभी खरा उतरना बाकी है। 6 महीने में बहुत ज़्यादा वक्त तो नहीं होता है, 5 साल के लिए मैंडेट होता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत कुछ किया जाना चाहिए और किए जाने की ज़रूरत है। शुक्रिया संतोष तमाम चर्चा के लिए, और तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया कॉल करने के लिए। फिलहाल पुरवैया मुहिम में बस इतना ही। नमस्कार।